पश्चिमी विचारक जिसमें हम आज मैकियावेली का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैकियावेली के बारे में पढ़ने से पहले इस समय हो रही घटनाएं या परिस्थितियां इनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस समय चल रहा था चर्च और राज्य के मध्य संघर्ष। चर्च और राज्य के मध्य संघर्ष चल रहा था। चर्च और राज्य के मध्य संघर्ष चल रहा था। तो एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है कि चर्च से संबंधित विद्वान कौन कौन से हैं और राज्य से संबंधित विद्वान कौन कौन से हैं। तो हमने चर्च से संबंधित दो विद्वानों के नाम पढ़े, संत ऑगस्टाइन और संत थॉमस एक्विनास। ये तो दो विद्वान हो गए। ये कौन से? चर्च के समर्थक हैं। ये चर्च को ज़्यादा महत्व देते हैं। और इनके अलावा है पोप गेल्सियस। जो चर्च से संबंधित विद्वान कौन से हैं? पोप गेल्सियस, संत ऑगस्टाइन, संत थॉमस एक्विनास, तो ये विद्वान हैं जो चर्च का समर्थन करते हैं। इसके अलावा जो राज्य का समर्थन कौन करते हैं? तो राज्य का समर्थन करते हैं पाडुआ, मैकियावेली और दांते। ये किसका समर्थन करते हैं? तो राज्य का समर्थन करते हैं। तो चर्च को मानने वाले ये और राज्य को मानने वाले ये विद्वान। तो इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि चर्च को मानने वाले विद्वान कौन से हैं, राज्य को मानने वाले विद्वान कौन से हैं। जो ये है पाडुआ, दांते, मैकियावेली, ये मध्ययुगीन कौन से? मध्ययुगीन विचारक है। जो क्या है? ये मध्ययुगीन विचारक है जो क्या करता है? राज्य का समर्थन करते हैं। दांते ने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में कहा था कि सम्राट की अवधारणाएं दी। इस पुस्तक में किसकी अवधारणा दी? सम्राट की अवधारणा दी। कहा कि जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य की रोशनी पर निर्भर है। क्या कहा? जिस प्रकार चंद्रमा किस पर निर्भर है? सूर्य की रोशनी पर निर्भर है। उसी प्रकार चर्च राज्य पर निर्भर है। क्या कहा? जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य पर निर्भर है उसी प्रकार चर्च किस पर निर्भर है? चर्च राज्य पर निर्भर है। तो इस प्रकार इन्होंने राज्य को ज्यादा महत्व दिया, चर्च को कम महत्व दिया। तो इस समय के जो संघर्ष चल रहा था, चर्च और राज्य के मध्य संघर्ष चल रहा था। जो चर्च वाले कहते थे कि चर्च बड़ा है, राज्य छोटा है। राज्य वाले विद्वान कहते थे कि राज्य ही सबसे बड़ा है, चर्च छोटा है। इस अवधारणा को खत्म किसने किया? मैकियावेली ने। किसने किया? मैकियावेली ने। और एक नई राजनीति पे जोर दिया। इसीलिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। मैकियावेली का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? इटली में हुआ। इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ और इटली के फ्लोरेंस गणराज्य में इनका जन्म हुआ। मैकियावेली का जन्म 1469 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस गणराज्य में हुआ। और ये किसमें? ये फ्लोरेंस कहाँ पर? इस फ्लोरेंस पर किसका शासन था? सावरमोला का। किसका? सावरमोला का शासन था। सावरमोला इस फ्लोरेंस गणराज्य का क्या था? सम्राट
इस प्रकार देखें तो इस समय इटली 5 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 5 भागों में बटा हुआ था। इटली 5 भागों में बटा हुआ था। तो वहाँ के आस पड़ोस के देश चलते ही इन 5 भागों पे 5 गणराज्यों पे आक्रमण कर देते थे और यहाँ से लूट के चले जाते थे। तो इस समय जो मैकियावेली था वो क्या था? ये सावरपोला के जो विदेश विभाग है इसमें क्या था? उच्च पद पर कार्यरत था। जो मैकियावेली जो सावरपोला के विदेश विभाग में उच्च पद पर कार्यरत था। तो जो सावरपोला था ये चर्च को कहता था कि चर्च के पोप को कहता था कि मुझे सेना बनाने दो। जो सावरपोला था ये चर्च के पोप को कहता था कि मुझे सेना बनाने दो ताकि कोई विदेशी या आस पड़ोस के देश मुझ पर आक्रमण करे तो मैं अपनी देश की रक्षा कर सकूं। लेकिन चर्च में जो पोप बैठता वो कहता था कि ईसा मसीह है वो सबकी रक्षा कर देगा। क्या कर देगा? ईसा मसीह सबकी रक्षा कर देगा। आपको सेना बनाने की जरूरत नहीं है। इस कारण सावरपोला को पोप ने सेना का गठन या सेना नहीं बनाने दिया। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पे फ्लोरेंस पे आक्रमण हो जाता है और यहाँ से जनता पर अत्याचार होता है और लूट के चले जाते हैं। तो इस समय जो यहाँ का चर्च का पोप था इसने जनता के मिलके क्या कर दिया? इस सावरपोला को जिंदा जला दिया। क्या कर दिया? जिंदा जला दिया। जो पोप था उसने क्या किया? जनता के साथ मिला के सावरपोला पे ही आरोप लगा दिया कि इसने जनता की रक्षा नहीं की है। तो इस समय जनता के साथ मिलके सावरपोला को जिंदा जला दिया। लेकिन जो मैकियावेली था इसके विदेश विभाग में उच्च पद पे था। तो यहाँ का पोप कहता है कि आप राजनीति में भाग नहीं लोगे, आप राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लोगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। मैकियावेली को यहाँ पे पोप कहता है कि आपको राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लोगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो मैकियावेली यहाँ से छोड़ के एक गांव में बाकी की जिंदगी व्यतीत करता है, एक गांव में बिताता है। इस समय मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है प्रिंस। ये मैकियावेली की फेमस पुस्तक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैकियावेली की फेमस पुस्तक का क्या नाम है? तो मैकियावेली की फेमस पुस्तक का नाम प्रिंस है। इस समय जो पोप था उस पोप का नाम है लियो 10। क्या नाम है? लियो 10 या 10। इस समय जो सावरपोला को जो जलाया उस पोप का नाम है लियो 10। ये छोटे क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। क्या ये छोटे क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये तो था मैकियावेली के बारे में जीवन परिचय। इसके बाद में मैकियावेली ने कौन सी पुस्तकें लिखी? क्योंकि अपने सिलेबस में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको आधुनिक राजनीति का जनक या पिता कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मैकियावेली की पुस्तकें, मैकियावेली ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मैकियावेली ने पुस्तक लिखी, उसका नाम है डिस्कोर्स ऑफ लिविंग। क्या नाम है? डिस्कोर्स ऑफ लिविंग। ये पुस्तक मैकियावेली ने लिखी। इस
पुस्तक में मैकियावेली मानव को सद्गुणी और दुर्गुणी, इस पुस्तक में मैकियावेली ने मानव को क्या बताया, सद्गुणी व दुर्गुणी। इस पुस्तक में मैकियावेली ने मानव को सद्गुणी और दुर्गुणी दोनों प्रकार का बताया। इस पुस्तक में मैकियावेली ने सद्गुणी और दुर्गुणी दोनों प्रकार का बताया कि मानव में अच्छे गुण भी होते हैं और दुर्गुण भी होते हैं। इस पुस्तक का नाम है डिस्कोर्स ऑफ लिविंग। क्या नाम है? डिस्कोर्स ऑफ लिविंग। इस पुस्तक को 1517 ईस्वी में लिखी गई। ये पुस्तक कब लिखी गई? 1517 ईस्वी में, और ये प्रकाशित कब हुई? 1531 में। आप इसका नाम याद रख लेना और एग्जाम में पूछे तो मानव के बारे में क्या बताया इस पुस्तक में। इस पुस्तक में मानव को सद्गुणी और दुर्गुणी, अच्छा और बुरा दोनों लक्षण बताए, दोनों प्रकार के लक्षण बताए। उसके बाद में मैकियावेली की फेमस पुस्तक जिसका नाम है प्रिंस। इसको तो इंपोर्टेंट लगा लो। इस पुस्तक में मैकियावेली ने कहता है कि मनुष्य दुर्गुणी प्राणी है। मनुष्य दुर्गुणी प्राणी है। इस पुस्तक में मनुष्य क्या बताता है? मनुष्य को दुर्गुणी प्राणी बताता है कि मनुष्य बुरा प्राणी है, दुर्गुणी प्राणी है। इस पुस्तक को वर्तमान समय में बहुत महत्व दिया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसी पुस्तक से काफी प्रभावित है। इस पुस्तक को बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसी पुस्तक में ऐसी बातें बताई गई है जो वर्तमान समय में शासन के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इस पुस्तक के कितने भाग हैं या कितने अध्याय हैं। इस पुस्तक के 26 अध्याय है। कितने अध्याय? 26 अध्याय है। उसके बाद में अन्य पुस्तक जिसका नाम याद रखना है, अन्य पुस्तक जिसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। द आर्ट ऑफ वॉर अन्य पुस्तक जिसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। और 3 पुस्तक हो गई। एक पुस्तक और नाम याद रखना ना, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। क्या नाम है? द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। इनमें से प्रिंस पुस्तक का नाम याद ही हो गया होगा, और द आर्ट ऑफ वॉर ये भी याद कर लेना। लेकिन जो ये पुस्तक है, ये पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, मैकियावेली का जन्म कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस नगर में हुआ था। तो याद रख लेना फ्लोरेंस का इतिहास या द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो। उसके बाद में क्या? इसके बाद में क्या किया? इसके बाद में मैकियावेली ने क्या क्या विचार दिए? तो मैकियावेली के विचार, मैकियावेली ने क्या क्या विचार दिए? मैकियावेली ने क्या क्या विचार दिए? ये कह दो प्रमुख राजनीतिक विचार। मैकियावेली ने राजनीति पर क्या क्या विचार दिए? उसमें सबसे पहले है मानव से संबंधित, मानव के बारे में क्या विचार दिए? क्या मानव के बारे में मैकियावेली क्या विचार देते हैं? तो मैंने पहले बताया आपको मैकियावेली की पुस्तक जिसका नाम है डिस्कोर्स ऑफ लिविंग। इस पुस्तक में क्या बताता है? तो मानव सद्गुणी भी है और दुर्गुणी भी है। इस पुस्तक में क्या बताता है? तो मानव सद्गुणी भी है और दुर्गुणी भी है। इसीलिए मानव को अच्छा भी माना गया, बुरा भी माना गया, क्योंकि मैकियावेली ने
अपने समय और ही घटनाओं के आधार पर ही इन पुस्तकों में लिखा। क्योंकि मैकियावेली जब अपने सम्राट सावरनोला उस समय उच्च पद पर कार्य था, विदेश विभाग के उच्च पद पर कार्य था, तो उसका जीवन अच्छा चल रहा था। लेकिन वहाँ के पोप लियो X ने उस सावरनोला को जिंदा जला दिया और मैकियावेली को वहाँ से छोड़कर बाकी की जिंदगी गांव में जीनी पड़ी। इसीलिए कहता है कि मनुष्य अच्छा भी है और बुरा भी है। लेकिन क्या अंतिम समय में जब मैकियावेली गांव में था तो उसने अंतिम समय में अपने पूरे दिन देखे। इसीलिए कहता है कि जो मानव है वह दुर्गुणी प्राणी है। क्या कहता है? जो मानव है वो दुर्गुणी प्राणी है। और कहता है कि मानव असामाजिक, अनैतिक और स्वास्थ्य क्या है? असामाजिक, अनैतिक और स्वार्थी प्राणी है। प्रिंस पुस्तक में कहता है कि मानव दुर्गुणी प्राणी है और जो मानव है वो क्या है? असामाजिक प्राणी है, अनैतिक प्राणी है और स्वार्थी प्राणी है। क्या कहता है? जो मानव है वो असामाजिक प्राणी है, उसमें नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है और स्वार्थी, खुद के बारे में ज्यादा सोचता है। ये तो थे मानव से संबंधित विचार। किससे संबंधित? मानव से संबंधित विचार। इसके बाद में मैकियावेली ने किस पे? मैकियावेली ने धर्म नैतिकता पर क्या विचार दिए? मैकियावेली ने धर्म, नैतिकता और राजनीति पर क्या विचार दिए? तो मैकियावेली क्या करता है? मैकियावेली धर्म को राजनीति से अलग करता है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है। मैकियावेली ने धर्म, नैतिकता, राजनीति पर क्या विचार दिए? तो मैकियावेली ने कहा कि धर्म आधारित नैतिकता का विशेष रूप से विरोध करता है। किसके आधारित? धर्म आधारित नैतिकता का विशेष रूप से विरोध करता है। इसीलिए वह धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का। धर्मनिरपेक्ष राज्य का ये क्या करता है? समर्थन करता है। यहाँ शब्द है निरपेक्ष। हिंदी, जिसके हिंदी है उनको पता ही होगा, जिनके हिंदी सब्जेक्ट है उनको पता ही होगा। एक होता है सापेक्ष, एक होता है निरपेक्ष। सापेक्ष और निरपेक्ष ये दो विलोम शब्द हैं। सापेक्ष का अर्थ है जुड़ा होना और निरपेक्ष का अर्थ है अलग होना। तो यहाँ पे जो निरपेक्ष अर्थ है उसमें क्या अर्थ है? धर्म निरपेक्ष राज्य अर्थात अलग होना। धर्म और राज्य अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। क्योंकि पोप ने, जो वहां का पोप था लियो X ने जब सावरनोला को जिंदा जला दिया तो इसने कहा धर्म और राज्य दोनों अलग अलग हैं, ये जुड़े हुए नहीं हो सकते। इसीलिए इसने धर्म निरपेक्ष राज्य का समर्थन किया। किसका समर्थन किया? धर्म निरपेक्ष राज्य का समर्थन किया। धर्म निरपेक्ष राज्य का समर्थन किया और कहा कि मानव अपनी प्रकृति से अनैतिक प्राणी है, इसीलिए राजनीति और नैतिकता का कोई संबंध नहीं है। क्या कहा? मानव अपनी प्रकृति से अनैतिक प्राणी है, इसीलिए राजनीति और नैतिकता का कोई संबंध नहीं है। अतः राजनीति और नैतिकता को अलग अलग कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? राजनीति और नैतिकता को अलग अलग कर देना चाहिए, क्योंकि राजनीति और नैतिकता का कोई संबंध नहीं है। इसी आधार पर मैकियावेली को शक्ति राजनीति का भी जनक माना जाता है। किसका? शक्ति
राजनीति का, शक्ति राजनीति का जनक, इसीलिए मैकियावेली को शक्ति राजनीति का जनक भी माना जाता है। फादर ऑफ पावर पॉलिटिक्स, फादर ऑफ पावर पॉलिटिक्स, फादर ऑफ पावर पॉलिटिक्स, इसका जनक माना जाता है। शक्ति राजनीति का भी जनक माना जाता है। मैकियावेली ने नैतिकता के दोहरे दंड की चर्चा करता है। किसकी? नैतिकता की दोहरे दंड की चर्चा करता है। कहता है कि शासक की नैतिकता तो शक्ति प्राप्त करना है, लेकिन क्या जनता की नैतिकता क्या है? शासक की आज्ञा मानना। दोहरे नैतिकता की बात करता है। कौन से? दोहरे नैतिकता की बात करता है। मैकियावेली डबल या दोहरे या ड्यूल नैतिकता की बात करता है। कहता है कि शासक की नैतिकता क्या है? शासक को हमेशा शक्ति प्राप्त करने में अपना ध्यान देना चाहिए। शासक को शक्ति प्राप्त करने में अपना ध्यान देना चाहिए, लेकिन जनता को क्या करना चाहिए? जनता को शासक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जनता को शासन की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जनता को जो शासक है उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। शासक की आज्ञा पालन करना चाहिए जनता को। तो इस आधार पर दोहरे नैतिकता की बात करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है दोहरे नैतिकता क्या है। मैकियावेली दोहरे नैतिकता के बारे में क्या बताया? तो क्या बताया? शासक को हमेशा शक्ति प्राप्त करने पर ही ध्यान देना चाहिए कि अधिक से अधिक शक्ति कैसे प्राप्त कर सके। और जनता क्या है? जनता को शासक का आज्ञा पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जनता को शासक के आज्ञा पालन करना चाहिए। तो हमने मानव संबंधी विचार पढ़ लिए। उसके बाद में हमने धर्म नैतिकता और राजनीति पर भी विचार का अध्ययन कर लिया। इसके बाद में मैकियावेली ने राज्य के बारे में क्या विचार किया? मैकियावेली ने राज्य के बारे में क्या विचार दिए? ये कहता है कि राज्य की उत्पत्ति शक्तिशाली सिद्धांत के आधार पर हुई है। मैकियावेली क्या मानता है? राज्य की उत्पत्ति किस आधार पर हुई है? शक्तिवादी सिद्धांत के आधार। शक्तिवादी सिद्धांत के आधार पर, शक्तिवादी सिद्धांत के आधार पर राज्य की उत्पत्ति हुई है। जो राज्य उत्पन्न हुआ है वो किस आधार पर हुआ? शक्तिवादी सिद्धांत के आधार पर। कैसे? क्योंकि अगर कहीं कोई देश कमजोर है, उस पर कोई शक्तिशाली देश आक्रमण कर देता है और कब्जा कर लेता है, तो वो किसके कारण हुआ? शक्तिशाली देश ने जो कमजोर देश है उस पर आक्रमण करके अपने कब्जे में कर लिया। इस आधार पर इसने कहा राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई है? शक्तिवादी सिद्धांत के आधार पर हुई है। और कहता है जहां अरस्तु किसको मानता है? छोटे राज्य का समर्थन करता है। अरस्तु किसका समर्थन करता है? छोटे आकार के राज्य का समर्थन करता है। वही एक्विनास मध्यम आकार के राज्य का समर्थन करता है। और जो मैकियावेली है, जो मैकियावेली है वो बड़े आकार के राज्य का समर्थन करता है। बड़े आकार के राज्य का समर्थन करता है। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना, कौन किस आकार के राज्य का समर्थन करता है। तो अरस्तु छोटे आकार के राज्य का समर्थन करता है, छोटे आकार के राज्य का समर्थन करता है। वही एक्विनास किसका? मध्यम आकार के राज्य का समर्थन करता है। और बड़े आकार के राज्य का समर्थन कौन करता है? मैकियावेली को। मैकियावेली बड़े आकार के राज्य का समर्थन करता है। तो एक विद्वान हुए जिनका नाम है हर्नेसन। क्या नाम है? हर्नेसन। इन विद्वान ने मैकियावेली के बारे में क्या कहा? हर्नेसा कहता है कि मैकियावेली
राष्ट्र राज्य का जनक है। क्या है? हमेशा कहता है कि मैकियावेली क्या है? राष्ट्र राज्य का जनक, राष्ट्र राज्य का जनक है। विद्वान है जिनका नाम है हर्नेसा। ये विद्वान हर्नेसा मैकियावेली को क्या मानते हैं? राष्ट्र राज्य का जनक मानते हैं। क्या मानते हैं? राष्ट्र राज्य का जनक मानते हैं। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्र राज्य का जनक कौन है? तो राष्ट्र राज्य का जनक कौन है? मैकियावेली ने। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मैकियावेली को राष्ट्र राज्य का जनक किसने कहा? तो किसने कहा? हर्नेसा ने। विद्वान है हर्नेसा, इन्होंने मैकियावेली को राष्ट्र राज्य का जनक कहा। क्या कहा? राष्ट्र राज्य का जनक किसको कहा? मैकियावेली को कहा। तो इस आधार पर उसने आधुनिक राज्य की कल्पना प्रस्तुत की। इसकी आधुनिक राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की। तो तीनों चीजें याद रखना आप। अरस्तु ने छोटे आकार का और एक्विनास ने मध्यम आकार का और मैकियावेली ने किसका समर्थन किया? जो बड़े आकार का है, आधुनिक राज्य है, उनका समर्थन किया। तो इसीलिए मैकियावेली को राष्ट्र राज्य का जनक भी कहा जाता है। ये किसने कहा था? ये हर्नेसा ने कहा था। उसके बाद में मैकियावेली अप्रत्यक्ष रूप से कानूनी प्रभुसत्ता का समर्थन करता है। क्या करता है? कानूनी प्रभुसत्ता का समर्थन करता है। ये कहता है कि जहां पे कानून है उस राज्य में किसी का बुरा नहीं हो सकता। कौन कहता है? मैकियावेली कहता है कि जहां पे कानून है वहां पर किसी का बुरा नहीं हो सकता। मैकियावेली ने अरस्तु की तरह संविधानों का वर्गीकरण किया। अरस्तु की तरह संविधानों का वर्गीकरण किया। किसके आधार? संख्या और हित के आधार। किसके आधार पर? संख्या और हित के आधार पर। जो मैं 2-3 बार पहले भी बता चुका हूं। तो संख्या और हित में एक सामान्य हित और एक होता है स्वयं का हित। स्वयं का हित एक होता है सामान्य हित, एक होता है स्वयं का हित। तो जहां पे एक व्यक्ति का शासन है, किसका? एक व्यक्ति का शासन है और वो जनता के बारे में सोचता है, तो उसे कहा जाता है राजतंत्र। उसे कहा जाता है राजतंत्र। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति खुद के बारे में सोचे तो उसको कहा जाता है निरंकुश तंत्र। निरंकुश तंत्र। अगर कुछ व्यक्ति का शासन है, किसका? कुछ व्यक्तियों का शासन है और वो स्वयं सामान्य हित मतलब जनता के बारे में सोचे तो उसे कहा जाता है कुलीन तंत्र। क्या कहा जाता है? कुलीन तंत्र। लेकिन अगर वो कुछ व्यक्ति खुद के बारे में सोचे, स्वयं का हित चाहे, तो उसे कहा जाता है वर्ग तंत्र। इसी प्रकार जहां पे अनेक व्यक्तियों का शासन हो और वो जनता के बारे में सोचे तो उसको कहा जाता है संवैधानिक तंत्र। संवैधानिक तंत्र। लेकिन अगर वो स्वयं के बारे में सोचे तो उसे कहा जाता है लोकतंत्र। तो ये तो है, अरस्तु ने इसको बांटा। इसको किसने माना? एक्विनास ने भी संविधानों का वर्गीकरण इसी आधार पे किया और मैकियावेली ने भी इसी आधार पे किया। किसने? एक तो अरस्तु ने इसको वर्गीकरण किया संविधानों का, फिर इसको माना किसने? एक्विनास ने भी माना और मैकियावेली ने भी इसी को डायग्राम को माना। तो ये तीन विद्वानों ने इसी डायग्राम को माना। तो ये डायग्राम 3 जगह याद रखना है, लेकिन अलग अलग, थोड़ा सा अलग अलग है कि यहाँ पे मैकियावेली भी संख्या और हित के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण करता है। लेकिन जहाँ अरस्तु ये संवैधानिक तंत्र को श्रेष्ठ मानता है। ये किसको? अरस्तु ने किसको माना? संवैधानिक तंत्र को श्रेष्ठ माना। एक्विनास ने किसको माना? राजतंत्र को माना। और मैकियावेली ने किसको माना? इसी को श्रेष्ठ माना। तो सबसे श्रेष्ठ यही है राजतंत्र। कौन सा श्रेष्ठ है?
राजतंत्र। तो ध्यान रखना, डायग्राम तो अरस्तु में भी आएगा, एक्विनास में भी आएगा, मैकियावेली में भी आएगा, तीनों में ये चीजें आएगी। लेकिन इस डायग्राम में सबसे ज्यादा अरस्तु ने सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया? संवैधानिक तंत्र को, क्योंकि ये अनेक लोगों का समूह है, अनेक लोग शासन करते हैं और जनता के बारे में सोचते हैं, इसलिए अरस्तु ने इसको ज्यादा श्रेष्ठ माना। लेकिन एक्विनास और मैकियावेली ने राजतंत्र को श्रेष्ठ बताया। किसको बताया? राजतंत्र को श्रेष्ठ बताया। तो इस आधार पर ये मैकियावेली भी अरस्तु की भांति संख्या और हित के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण करते हैं। इसके बाद में मैकियावेली ने और क्या विचार दिए? इसके बाद में मैकियावेली ने और क्या क्या विचार दिए? तो इसके बाद में जो मैकियावेली है वो कहता है कि शासक को, जो शासक होता है, सम्राट होता है, उसके सूत्र बताता है कि शासक को क्या क्या करना चाहिए। शासक अपने आप को किस प्रकार श्रेष्ठ कर सकता है? शासक के सूत्र, शासक को क्या क्या करना चाहिए। तो क्या करता है इसमें? अपनी जो पुस्तक है प्रिंस, उस पुस्तक में शासक के सूत्र बताता है। किसके? शासक के सूत्र बताता है और कहता है कि जो शासक होता है उसको हमेशा शक्ति प्राप्त करने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो सम्राट होता है, राजा होता है, उसको क्या करना चाहिए? हमेशा शक्ति प्राप्त करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और क्या करता है? निरंतर युद्ध की तैयारी करता रहना चाहिए। निरंतर क्या करना चाहिए? हमेशा युद्ध की तैयारी करता रहना चाहिए, युद्ध पे ज्यादा जोर देना चाहिए। और कहता है कि जब शांति काल हो, जब किसी देश में शांति काल हो, तब क्या करना चाहिए? तब नई योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? नई और बड़ी योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। बड़ी योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे क्या होगी? जिससे जनता विरोध न करे। जिससे क्या करे? जनता क्या नहीं करे? जनता विद्रोह या विरोध नहीं करे। तो शासक के सूत्र बताता है, कहता है कि शासक को हमेशा अधिक से अधिक क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक शक्ति अर्जन करने पे ध्यान देना चाहिए। किस पे? शक्ति अर्जन करने पे ध्यान देना चाहिए। जिससे क्या होगा? जिससे वो विद्रोह नहीं कर सके। क्या नहीं कर सके? विद्रोह नहीं कर सके। उसके बाद में कहता है कि जब युद्ध चल रहा हो तो युद्ध की तैयारी करती रहना चाहिए। युद्ध की तैयारी निरंतर करते रहना चाहिए, पता नहीं कब कौन सा देश आक्रमण कर दे। उसके बाद में जब शांति काल हो तब क्या है? बड़ी योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि जनता विद्रोह नहीं करे। उसके बाद में इन्होंने मैकियावेली ने शेर लोमड़ी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसका सिद्धांत? शेर लोमड़ी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। मैकियावेली ने शेर और लोमड़ी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कहता है कि शत्रु को शेर की तरह समाप्त कर देना चाहिए और क्या करना चाहिए? और अपनी जो गुप्तचर व्यवस्था है उसको बनाए रखनी चाहिए। शेर क्या होता है? ताकतवर होता है, तो वो क्या करता है? वो शत्रु को समाप्त कर देता है। ध्यान रखना, जो शेर होता है वो ताकतवर होता है और वो क्या करता है? शत्रु को समाप्त कर देता है। जो लोमड़ी होती है उसके पास दिमाग होता है, तो ये क्या कहता है? जो लोमड़ी की तरह अपनी जो गुप्तचर व्यवस्था है उसको बनाए रखना चाहिए, जिससे कि अगर दुश्मन हो तो दुश्मन को शेर की तरह समाप्त कर देना चाहिए। और जो हमारी व्यवस्था है, गुप्तचर व्यवस्था है, ताकि पड़ोसी देश क्या कर रहे हैं, पड़ोसी देश कब हमला करने वाला है, पड़ोसी देश की विदेश नीति क्या है, वो लोमड़ी की तरह रखनी चाहिए, लोमड़ी की तरह बुद्धिमान तरीके से रखनी चाहिए। इसके बाद में है कि हमें शासक को निरंतर अपना शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। किसका? शासक को क्या करना चाहिए? जनता के सामने अपना शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए।
शासक को जनता के सामने क्या करना चाहिए, शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए। हमारे पास ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, क्या है, ऐसी ऐसी शक्तियां हैं। और कहता है कि शासक को जनता के सामने अच्छे विचार प्रदर्शन करने चाहिए। क्या करने चाहिए, शासक को जो जनता है, जनता के सामने सद्गुण प्रस्तुत करने चाहिए। कैसे, सद्गुण प्रदर्शन करना चाहिए। और इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो शासक होता है वो किसी भी व्यक्ति की संपत्ति नहीं छीननी चाहिए। क्या कहता है, जो शासक होता है उसको किसी व्यक्ति की, क्या, किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं छीननी चाहिए, संपत्ति नहीं छीननी चाहिए। क्योंकि 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 अगर शासक किसी की संपत्ति छीनता है तो वो विद्रोह कर सकते हैं। इसी संदर्भ में, इसी कथन के आधार पर कहता है कि मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन है कि जो व्यक्ति है वो अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है। क्या, जो व्यक्ति होता है वो अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन इसके द्वारा छीनी गई संपत्ति को नहीं। क्या, व्यक्ति अपने पिता की संपत्ति को भूल सकता है, लेकिन उसके द्वारा दी गई संपत्ति को वो नहीं भूल सकता। तो ये चीजें वर्तमान समय में किसी भी देश के शासक या राजा के संदर्भ में आप समझ सकते हो। जो मैंने आपके जो शासक के सूत्र बताए वो किसी के संदर्भ में आप समझ सकते हो कि किसके बारे में बताया। वर्तमान समय में आप नरेंद्र मोदी के बारे में भी समझ सकते हो इस चीज को। हमारे जो प्रधानमंत्री वो क्या करता है, इसको समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए शासक क्या करता है, प्रधानमंत्री क्या करता है, नई नई शक्ति अर्जित करता है। कैसे, अपना जैसे नए परमाणु बम या जैसलमेर में या नए जैसे भी उद्योग हुए उनको बढ़ावा देना। और जैसे वर्तमान समय में मोदी की बात करें, वो क्या करता है, युद्ध करता रहता है निरंतर, जिससे क्या आता है, जनता विद्रोह नहीं करे। जब भी वर्तमान समय में कोई भी कार्य नहीं कर रहा हो तो शांति काल चल रहा है तो क्या करता है, जैसे नई बड़ी बड़ी योजनाएं प्रस्तुत करता है। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो प्रिंस पुस्तक, मैकियावेली के प्रिंस पुस्तक के बड़े फैन हैं, इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसी आधार पर वो सारी योजनाएं प्रस्तुत करते हैं। शांति काल में क्या बड़ी बड़ी योजनाएं प्रस्तुत करते हैं, जिससे क्या जनता विद्रोह नहीं करे। ये शेर और लोमड़ी का सिद्धांत को भी मानते हैं। शासक जनता में शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। जैसे भी स्वतंत्रता दिवस हो चाहे गणतंत्र दिवस हो, जब हम नई दिल्ली में देखते हैं या अपने टीवी में देखते हैं तो नए नए एरोप्लेन, नए नए कारनामे दिखाते हैं। इससे क्या होगा, शक्ति प्रदर्शन से जनता को पता चलेगा हमारा शासन कैसा है। और शासक हमेशा जनता के सामने अच्छे गुण प्रदर्शन करने चाहिए। कौन से अच्छे गुण प्रदर्शन करने चाहिए। और शासक को किसी भी व्यक्ति का पैसा या संपत्ति नहीं छीननी चाहिए। इसी संदर्भ में मैकियावेली का कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मौत को भूल सकता है, लेकिन उसके पिता की जो संपत्ति छीनी हुई है उसको कभी भी नहीं भूल सकता। तो ये तो था अपना आज मैकियावेली से संबंधित